अच्छा भाई, ये देखें। आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली इट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कहलाती है। और इसे हम इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि HTML जो होता है वो आपका स्केलेटन होता है वेबसाइट का। CSS जो है वो उसकी अपीयरेंस होती है। और अगर हम दिमाग की बात करें उसमें, तो दिमाग जो है वो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर कि जो है वो आप यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्केलेटन है। ठीक है। अपीयरेंस आपकी स्टाइलिंग जो है वो CSS हो गई। और जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली दिमाग हो गया जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। इसको मजीद अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो स्ट्रक्चर वही, अगर घर का स्ट्रक्चर है तो वो HTML5 है। और स्ट्रक्चर के अंदर डिजाइनिंग हो गई, इंटीरियर का काम हो गया, तो उसे हम CSS कहते हैं। और जो हाउस के अंदर जो लाइटिंग कंट्रोल है, जो स्विच है, वो आपका जावास्क्रिप्ट हो गया। ठीक है। तो ये पर्पस है प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर मैं आपको जावास्क्रिप्ट में अगर आप यहाँ पे देखें तो इंटरेक्टिव पेज इसके अंदर बनते हैं। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है बेसिकली कि यूजर इंटरेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो पिक्चर जो है वो चेंज हो रही। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ और मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊं, जैसे कि हम खोलते हैं गुल अहमद। अच्छा, अगर मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ पे इंटरेक्टिव क्या है? पहली चीज इंटरेक्टिव जो है, अच्छा डायनामिक क्या है? अगर मैं यहाँ पे कुछ सेकंड्स के अंदर देखूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ये स्लाइडर है वो चेंज हो जाता है, यानी कि डायनामिक है। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यानी कि इंटरेक्टिव हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। तो देखें, ऐड टू कार्ट जैसे ही मैंने करा, उसके ऊपर क्लिक नहीं करना था। एक सेकेंड। जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट करा तो अच्छा हो क्या रहा है, ये प्रॉब्लम माउस की आ रही है कि जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे पेज के ऊपर जा रहा है। अ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें कि अगर मैं, तो आप यहाँ पे देखें तो होता ये है कि खैर वहां पे ये पूछ रहा था, जैसे वो पूछ रहा था तो मैं वहां पे आ, आप जो है वो इसको इस तरीके से चलें। अगर अभी इस यहाँ पे अगर आप देखें, मैं प्लस कर लूँ
तो ये असल में अभी दूसरे पेज के ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये मेरे माउस का मसला आ रहा है। लेकिन चलें यहीं पर समझ लेते हैं कि देखें, अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल जो प्राइस आपके पास आ रही है वो ये हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। या और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारा ऑप्शन जो है वो ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये सारे काम आप आसानी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम क्या हो गया, डायनामिक हो गया, यानी कि जावास्क्रिप्ट का काम हो गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं इसको और मजीद समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देखें कि भाई मैं आया मिजान बाइक कैलकुलेटर में। आप यहाँ आते हैं, यहाँ पे अब मुझे मिजान बैंक से बेसिकली जो है वो लोन के ऊपर जो है वो बाइक उठानी है, और ये पर इंस्टॉलमेंट पता करनी है कि भाई पर इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैजान वालों ने जो है कैलकुलेटर दे दिया कि भाई आप यहाँ से सबसे पहले तो जो भी आपको बाइक चाहिए आप वो सिलेक्ट करें, मॉडल सिलेक्ट करें। उसके बाद कितने साल के लिए आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट करें, और डिपॉजिट आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कैलकुलेट कर दें। तो अब आपको ये बता देता है कि भाई डाउन पेमेंट आपकी जो है वो 30% पे जो है वो इतने बनेंगे, 1 लाख 1,75,200 रुपीज़ बनेंगे, और फ्रंट फीस जो है वो आपको इतनी पे करनी है। टोटल ऑफ मंथ्स जो है वो आपके 12 बनेंगे, और जो इंस्टॉलमेंट है वो 34,069 रुपीज़ जो है वो बनेगी। तो ये ऑटोमेटिक, अच्छा अब ये हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कोई सर्वर के ऊपर नहीं गई है, ब्राउजर के अंदर जो है वो उसने ब्राउजर ने ही इसको जो है कैलकुलेट करा। जब आपने यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन दी तो ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली इसको जो है वो कैलकुलेट करा और उसने कैलकुलेट करके दे दिया। तो इसे हम इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, यानी कि उसी वक्त एट अ टाइम आपको जो है वो ट्रांसलेट करके दे देता है, तो इसे हम इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट के फंडा फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स पढ़ते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो वेरिएबल को समझते हैं कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, वेरिएबल्स जो होते हैं वो अगर आप जो है वो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेरिएबल जो है वो जस्ट लाइक एक कंटेनर होता है, ठीक है। एक कंटेनर होता है जहाँ पे आप अपनी डाटा टाइप को जो है वो स्टोर करवाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में अभी आपको आगे समझाऊंगा। जस्ट लाइक एक कंटेनर है, इसके अंदर हम जो है मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं, इसको जो है वो फिर आसानी के साथ हम इसको कॉल करवा सकते हैं। अगर मैं इसमें बात हम समझें तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास होता है लेट्स, कांस्टेंट और वी आई आर। अच्छा जी, अब तीनों, अच्छा वी ए आर जो है वो 2005 से पहले जो है वो इस्तेमाल होता था, और अब इसका जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। अब बात करें तो लेट्स और कांस्टेंट में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। लेट्स जो होता है, अगर हम इसकी लेट्स की बात करें तो ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल जो है वो रीअसाइन हो सकता है, ठीक है, रीअसाइन हो सकता है। इसको आप रीअसाइन कर सकते हैं, और 1 आर्गुमेंट के अंदर, ठीक है, सिर्फ वन आर्गुमेंट में जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे कि भाई ये कैसे होता है। कांस्टेंट जो होता है वो उसके उलट होता है, इसको आप जो है वो
नॉट रीअसाइन। आप इसको जो है वो रीअसाइन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे होता है इंशाल्लाह इसके ऊपर अभी आगे हम बात करेंगे। तो ये हो गया वेरिएबल्स। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आती हैं डेटा टाइप। अच्छा, अब डाटा टाइप में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पहले हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग हमेशा याद रखें डबल कोटेशन में होता है या सिंगल कोटेशन के अंदर होता है, ठीक है। बेसिकली अगर कोई भी मुझे टेक्स्ट शो करवाना है वेबसाइट के ऊपर, तो वो हम स्ट्रिंग के अंदर रखते हैं। कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हमें मैसेज शो करवाना है, तो वो हम स्ट्रिंग के अंदर रखते हैं, यानी कि डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर। अच्छा, इसके बाद एक और नंबर टाइप होती है नंबर्स। अब नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 भी हो सकता है, आपके इसके पॉइंट्स में भी हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है। तो ये डेटा टाइप जो है बेसिकली आपके नंबर्स कहलाते हैं। और नंबर्स का काम, अगर आपको कोई अर्थमेटिकल परफॉर्मेंस करवानी है, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड करवाना है, इस टाइप की चीज़ें परफॉर्म करवानी है, तो उसकी डेटा टाइप आप नंबर्स के अंदर ले सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है बोलियन। बोलियन की स्पेलिंग। अच्छा, बोलियन में ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। या तो ट्रू की कंडीशन होती है, या आप यहाँ पे फॉल्स के स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो रखते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास एरे होता है। ये भी डाटा टाइप होती है। अच्छा, एरे क्या होता है कि एरे, अगर हम यहाँ पे बात करें, आप एरे यहाँ पे शो इस तरीके से भी करवा सकते हैं, इस तरीके से भी करवा सकते हैं। ये सारे एरेज हैं। आप तो मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे यहाँ पे मल्टीपल, एक क्लास में जो मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करवाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो मैं एरे की जो है वो टाइप लूंगा। यानी कि मैं बहुत उस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, कह रहे हैं यानी कि मेरे पास अगर मेरे पास अगर मुझे ये स्टोर करना हो कि भाई अभी मेरा, अगर मैं फूड्स का कारोबार कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी फूड्स जो हैं वो कौन कौन से अवेलेबल है, अगर वो डेटा जो है इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मैं जो हूँ वो जो है वो एरे के फॉर्म में जो है वो स्टोर करूँगा, ठीक है। हाँ, एक स्पेसिफिक मल्टीपल वैल्यूज जो हैं उसके अंदर आप स्टोर करवा सकते हो। एग्जांपल जैसे मैंने अभी फ्रूट्स की बात करी, क्लास में अगर स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं, तो वो आप जो है वो एरे फॉर्म में सेव करवा सकते हैं। एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स में अंदर आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा इस तरीके से है कि अगर मुझे स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अब उस क्लास के स्पेसिफिक बच्चों का जो है वो मजीद डिटेल्स जो है वो स्टोर करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई वो जो बच्चा है, उसकी एज क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, वो एड्रेस क्या है, वो कौन सी क्लास के अंदर है, इस टाइप का अगर स्पेसिफिक डेटा को जो है वो मुझे रखना है, तो उसे हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई शोरूम है, वहां पे गाड़ी है, तो गाड़ी जो है वो कौन सी गाड़ी है, उसका नाम क्या है, उसका मॉडल नेम क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन क्या है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो स्टोर करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। एक सेकेंड।
अच्छा, ऑब्जेक्ट के बारे में हमने यहाँ पे डेटा टाइप्स को जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो देखा। अच्छा, डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो है ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और होती है नल, ठीक है। अब ये नल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये भी हम आगे इसको जाके जो है वो देखेंगे। तो ये सारी जो है वो आपकी डेटा टाइप्स हो गई, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये डेटा टाइप्स को समझ लिया, आपने जावास्क्रिप्ट को समझ लिया, तो आगे आपको कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। बेसिक चीज़ें यही होती हैं, थोड़े बहुत सिंटैक्स चेंज होते हैं, वरना अदरवाइज जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो सबका एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें डेटा टाइप्स की, हमने बात करी, तो इसके बाद जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो आती हैं ऑपरेटर्स। अब अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि अगर मुझे कोई भी अर्थमेटिकल परफॉर्म करवाना है, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है, ठीक है, या मुझे यहाँ पे मॉड्यूलस कहलाता है, ये परसेंटेज नहीं कहलाती यहाँ पे, इसे हम मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मैं देख लेता हूँ। हाँ, स्पेलिंग सही है। तो ये मॉड्यूलस कहलाता है, ठीक है, नॉट परसेंटेज, को आप परसेंटेज नहीं कहोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक चीज और आती है, डबल स्टार। इसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, x⁻², x⁻3, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन कहलाते हैं। ये किस, क्या, क्यों काम आता है, क्यों परफॉर्म करता है एक्सप्लेनेशन? आप मुझे बता सकते हो कि एक्सप्लेनेशन क्या होते हैं, क्यों, कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मल्टीप्लाई में करते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई में तो करते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है हमें? पता होना चाहिए, आप लोग करंट अभी अभी दादा दादा आप लोगों ने पढ़ा है, कोई इतना भरोसा भी नहीं हुआ होगा, और अभी भी पढ़ ही रहे हो आप लोग। x⁻² या 5 या हम क्यों निकालते हैं, क्या होता है ये, कैसे? हाँ, एक ही चीज को आप बार बार मल्टीप्लाई नहीं करते हो, आप इससे जो है वो एक ही दफा में जो है वो इक्वेशन निकाल लेते हैं, यानी कि शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इक्वेशन, अच्छा सॉरी, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने देखा। असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास ये है, ठीक है। अच्छा, असाइन करने के लिए अगर आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो आप इक्वल्स टू यूज करोगे, इक्वल्स टू का असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, ठीक है। इसके साथ आपके पास प्लस इक्वल्स टू भी है, माइनस माइनस इक्वल्स टू भी है, मल्टीप्लाई भी इक्वल्स टू भी है, ठीक है, डिवाइड भी है, डिवाइड इक्वल्स टू भी है, ठीक है, और मॉड्यूलस भी इसी तरीके से है, और एक्सप्लेनेशन भी इसी तरीके से है, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है, इसको हम आगे जब प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो हम चीज़ें जो है वो देखेंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। इसके बाद असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेटर होते हैं जिसे हम यहाँ पे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। स्पेलिंग मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्पेलिंग्स मिस्टेक करता हूँ।
यही लिखा था। अच्छा, तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे कभी हमें वैल्यूज को मैच करवाना होता है, कंपेयर करवाना होता है। कि दो वैल्यूज को अगर आपको कंपेयर करवाना है तो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है, जिसमें आपके पास आ जाता है ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन टू इक्वल, और लेस देन टू इक्वल, ठीक है। आपके पास यहाँ पे डबल इक्वल्स का मतलब यहाँ पे वैल्यूज को इक्वल चेक करवानी है कि सेम है नहीं है, तो ये इक्वल कहलाता है, ठीक है। ये आपके पास, इसे हम इक्वल कहते हैं, ठीक है। वो ग्रेटर देन टू इक्वल है, लेस देन टू इक्वल है, तो ग्रेटर, ठीक है। तो हमारे पास ये सब जो है वो आ जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और कंपैरिजन, हमारे पास यहाँ पे नॉट भी आ जाता है, इसे हम नॉट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास आ जाता है आइडेंटिकल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉट आइडेंटिकल। तो ये सारे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक और आता है लॉजिकल। अब लॉजिकल में आपके पास ये एंड जो है वो बेसिकली आपका एंड कहलाता है, ठीक है। आपको जो है दो इक्वेशंस जो है वो कंडीशन जो है वो मैच करवानी हो तो आप वहाँ पे लॉजिकल का जो है वो इस्तेमाल आप लोग करते हैं, ठीक है। इसमें एंड होता है, और आपके पास इसमें होता है और, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे डबल, इसका सिंबल जो होता है वो डबल पाइप होता है, या और होता है, ठीक है। डबल पाइप कहलाता है ये। और सिंबल जो है वो डबल पाइप है, लेकिन इसको वैसे और कहते हैं हम। लिख लो आप सारी चीजें कि आपको याद रहे। लिख लिया भाई, ये इंटर के ऊपर होता है। अच्छा, हमारे पास एक और होता है यहाँ पे लॉजिकल में होता है, नॉट भी होता है इसमें, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है वो लॉजिकल के अंदर ही मिलता है। एंटर के ऊपर जो पाइप, हाँ, वो जो है, ठीक है। तो क्या आपके जो है वो लॉजिकल हो गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ और भी हैं, जैसे कि स्ट्रिंग ऑपरेटर, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेटर जो हैं हमारे पास बेसिकली प्लस होता है, ये स्ट्रिंग होता है, यानी कि आप दो अगर आप वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप उसके लिए, अब ये प्लस का मतलब ये अर्थमेटिकल नहीं आता, ठीक है, ये अर्थमेटिकल प्लस नहीं है, ये स्ट्रिंग ऑपरेटर में आ जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वेरिएबल में मैंने जॉन दिया, एक में मैंने यहाँ पे dio दिया, ठीक है। तो उसको जो है वो मिलाने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पे प्लस का जो है वो मिलाया, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है, ठीक है। बेसिकली इसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग कहलाता है, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आप जो है वो इस तरीके से
जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैं W3 में भी जाऊँ तो W3 के अंदर भी हमें जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, एडिशनल ऑपरेटर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर, ये आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल में आप लोगों को ये हम अच्छा कंपैरिजन हमारे पास हो चुका है। हमने यहाँ पे कंपैरिजन पढ़ लिया, हमने लॉजिकल पढ़ लिया। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हमारे पास आती है, सॉरी, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट्स होते हैं, इंक्रीमेंट। हाँ, मैंने एक रह गया मेडिकल के अंदर इंक्रीमेंट। यहाँ पे आपके पास एक और होता है प्लस प्लस, इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट। यहाँ बनाया, और एक होता है माइनस माइनस, ये होता है आपके पास डिक्रीमेंट। अब क्या होता है इसको इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए ऑपरेटर्स के। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अगर मैं बात करूं, ये तो सारे हमने ऑपरेटर्स हैं पढ़ लिए, असाइन, कंपैरिजन, लॉजिकल, स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट्स आते। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स के अंदर ये सारे फंडामेंटल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास इफ एल्स की स्टेटमेंट्स आती हैं, जहाँ पे हमें अगर मगर की कहानी। ठीक है, अगर मगर की कहानी यहाँ पे कि भाई मैं जो 18 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो अ, किसी चीज़ के लिए जो है वो अप्लाई, जैसे कि वोटिंग के लिए अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पे अगर मगर आ जाएगा। ठीक है, अगर अगर आप 18 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 18 साल के नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आप इफ एल्स के अंदर जो है वो देते हैं। इफ एल्स की कंडीशंस आप बहुत सी जगहों पे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अम, मिसाल के तौर पे आपने ATM के अंदर कार्ड डाला। ठीक है, वहां पे आप एक स्टेटमेंट पास करते हो कि अगर यूज़र जो है वो अपना पिन कोड सही डाले तो उसने जो अमाउंट डाली है वो जो है वो निकाल के दे दो, और अगर हम गलत पिन कोड दिया है तो उसको एरर जनरेट करके दो। तो वहाँ पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, बहुत सी जगहों पे इसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे और कहाँ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डोर्स होते हैं, कार्ड आप लगाते हैं तो वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। ये चले कार्ड को छोड़ो, थंबनेल के ऊपर, थम्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब थंब के ऊपर आपने देखा होगा बीच में थंब के ऊपर अटेंडेंस लगती है, बहुत से ऑफिसों में भी आज भी थंब के ऊपर जो है वो लगती है। अगर थंब जो है वो आपका जो है वो प्रॉपर मैच हो जाता है तो वो अटेंडेंस आपकी लग जाएगी, और अगर अगर थंबनेल जो है वो आपका मैच नहीं करता, वो अटेंडेंस वहाँ पे मार्क नहीं करेगा, वो एरर जनरेट कर देगा वहाँ। तो जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स वाली कंडीशंस आ जाती है तो वहाँ पे आप इफ एल्स की स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं हर प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, एक और हमारे पास होता है यहाँ पे स्विच केस। अच्छा, ये भी स्विच केस के आने। अब जो स्विच केस है, अगर हम इसकी बात करें तो स्विच केस जो होते हैं ये भी हम बना के पहले से जो है वो रखते हैं। अच्छा, इसको हमें प्रोग्राम में रखना पड़ता है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि नोटिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, कि भाई स्पेसिफिक हम इस तारीख को जो है नोटिफिकेशन लगाते हैं, कि रिमाइंडर लगाते हैं
कि भाई इस पैसे उस वक्त जो है वो मेरे नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए, ठीक है, उस तारीख को जो भी मेरी याद जो है वो काम जो है वो याद आ जाए, और उस वक्त ये ट्यून जो है वो बज जाए, ठीक है। तो हम पहले से ये सारी चीज़ें सेट करते हैं। इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो आप स्विच केस के अंदर बनाते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल और ले लें। बहुत सारी थीम्स होती हैं जहाँ पे डार्क थीम लाइट थीम का ऑप्शन होता है, ठीक है। या मोबाइल के अंदर आप देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारे लाइट थीम और डार्क थीम का होता है, तो वहाँ पे भी आप स्विच केसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और कहाँ इसको प्रैक्टिकल में अगर हम लाइफ में देखें, तो मिसाल के तौर पे मैं स्टूडेंट्स ने जो है वो इस महीना जो है वो डिफॉल्टर हो गया, ठीक है। तो मैं उसको जो है वो चाहता हूँ कि भाई अभी उसको जो है वो ड्रॉप आउट में मैं इसको डाल दूं, ठीक है? यानी कि उसके एक्सेस जो है वो बंद कर दूं। तो मैं क्लिक करूंगा तो उसके सारे एक्सेस जो है वो बंद हो जाएंगे, तो वो भी आपका स्विच केस के अंदर आ जाए, ठीक है। अ, अक्सर आपने एप्लीकेशंस के अंदर ऑन ऑफ देखते हो ऑप्शंस, ठीक है, तो वो भी स्विच केस का हिस्सा ही होते हैं, ठीक है, वहाँ भी स्विच केसेस होते हैं, ठीक है। हाँ, डिसेबल हो जाता है, अनेबल हो जाता है, बहुत सी जगहों पे अनेबल डिसेबल या हाँ, हाँ ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होता है, तो वहां पे आप स्विच केसेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, स्टेटमेंट्स हो गई। अच्छा, इसके बाद आपके पास आते हैं लूप्स। अब हमारे पास लूप्स होते हैं, लूप्स को किसी भी चीज को कंटिन्यूटी में चलने को जो है वो हम लूप कहते हैं, कि भाई कंटिन्यू जो है वो चीजें चल रही हैं, उसे हम लूप कहते हैं। हमारे पास कुछ लूप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं। हमारे पास है एक फॉर लूप, एक है वाइल लूप, डू वाइल, फॉरेन, फॉर आउट। ये हमारे पास जो है वो लूप्स होते हैं, ठीक है। फॉर लूप की अगर हम बात करें कि कोड ऑफ ब्लॉक कहलाता है ये, ठीक है। अगर हम कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो आपकी वैल्यूज को जो है वो इनिशियलाइज करता है, उसको चेक करता है, आपकी कंडीशन को चेक करता है, और देन जो है वो एग्जीक्यूट करता है। जब तक कंडीशन इसको ट्रू मिलती रहती है, किसी चीज़ को जो है वो चलाता रहता है, और जब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो है वो फॉर लूप होता है। वाइल लूप बेसिकली अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम जो है कुछ बड़ा कोड ऑफ हम कुछ जो है वो लॉन्ग एक्सप्रेशंस के कोड हम चलाते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा अगर हमें लॉन्ग एक्सप्रेशंस के कोड अगर हमें चलाने हैं तो वहाँ पे हमें वाइल लूप का इस्तेमाल करना होगा। डू वाइल का मकसद ये होता है कि ये टेस्ट पर्पस के लिए सिर्फ यूज होता है, ठीक है। टेस्ट पर्पस में कैसे यूज होते हैं, टेस्ट पर्पस इस तरीके से होते हैं कि मिसाल के तौर पे डू वाइल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले वो करता है और फिर सोचता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर उसको कंडीशन पहले ही स्टेज में उसको कंडीशन फॉल्स मिल भी जाए, लेकिन वो वन टाइम जो है वो रन करता ही करता है, वो आपका जो है वो डू वाइल होता है। और ये जो है वो सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए होता है, इसको आप रियल सिनेरियोज के अंदर इसको यूज ही नहीं करते। फिर आपके पास फॉर इन आता है। फॉर इन बेसिकली अगर हमें एरे की चीज़ें जो है वो अगर हमें चलानी है तो हम जो है वो फॉर इन का इस्तेमाल करते हैं, और फॉर आउट जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी कंटिन्यूटी वो पूरी लिस्ट चाहिए हमें, तो फॉर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे लूप्स। इसके बाद अगर हम बात करें, आपके पास मैथ ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। मैथ ऑब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करूं, चलें, एक होता है पाई,
और सेंस। आप लोगों ने सुना होगा पाई और सेंस, क्या होता है ये? मतलब क्या पाई सेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? कहाँ यूज करते हैं ये पाई और सेंस, कैसी कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है? सेकंड में? हाँ हाँ, ठीक है। जहाँ पे आप कोई चीज आपकी सर्कल के अंदर है और उसका डायमीटर आपको, क्योंकि उसकी विड्थ हाइट नहीं पता लगा सकते, उसका डायमीटर आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है वो पाई और सेंस का इस्तेमाल होता है, इस टाइप की चीज़ों के अंदर जो है वो पाई और सेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आज हमने जो है वो फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है, अच्छा इसके बाद हम जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स की बात करें अगर, ठीक है। अच्छा, फाइल्स की अगर हम बात करें तो आप जो है वो हेड के अंदर भी, अगर मैं यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट को हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बॉडी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की अगर एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, वो आप बॉडी में भी कर सकते हैं, वो आप हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस बॉडी में। बॉडी में आप बल्कि बॉडी के एंड में आप जो है वो जावास्क्रिप्ट की जो है वो एक्सटर्नल लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना होता है और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करना होता है। तो बीच में जो है वो आपका जावास्क्रिप्ट का टैग ओपन हो जाता है। अच्छा, अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो एक्सटर्नल जो है वो आप इसको जिस तरीके से करते हैं, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करते हैं, SRC सोर्स होता है और जो भी आपकी फाइलें होती हैं उसको वहां से लिंक कर देते हैं, तो ये आपके एक्सटर्नल सोर्स होता है, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स होता है। तो आपको ये बात भी जो है वो समझ में जो है वो आ गई हो। अब इसको प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर हम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड है, मेहनत इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग है, तो जाहिर सा तो आप हल्का नहीं ले सकते, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस